प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की बात यदि हम करें तो पाठ्यपुस्तक में पहला प्रश्न दिया है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो हमने पाठ के प्रारंभ में ही यह घटना देखी और पढ़ी कि इसका उत्तर उस घटना के आधार पर हम देंगे कि लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। खीरे जैसी अपदार्थ भोज्य पदार्थ को खाते देखे जाने में संकोच हो सकता था, इसीलिए नवाब साहब खिड़की से बाहर देखने लगे और उन्होंने लेखक की संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो यह इसका उत्तर है। यानी जब लेखक डिब्बे में घुसता है तो नवाब साहब की आंखों में उनको साफ दिखाई देता है कि नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई देता है। उन्हें खीरे जैसी सामान्य वस्तु को खाने में संकोच हो रहा था, इसलिए भी उन्होंने अपना मुख फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगे, जिससे लगता है लेखक से संगति करने में उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया। दूसरा प्रश्न पाठ्यपुस्तक में दिया है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करना, संकेत करना। तो यहाँ प्रश्न को समझेंगे कि भाई नवाब साहब ने खीरे को खाने के लिए खीरे को पहले काटा, फिर नमक मिर्च जीरा उस पर बुरका यानी कि छिड़काव पे, और फिर उसको केवल होठों तक ले गए, सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकते गए और सारी फांकों को फेंक दिया। तो अब प्रश्न बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, पहला प्रश्न, और दूसरा कि उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो बच्चों यहाँ एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है एक तरह से। पहला कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और दूसरा कि उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसका उत्तर हम कैसे करेंगे? देखो, हम कहेंगे कि नवाब साहब ने बहुत यत्न के साथ खीरे काटकर नमक मिला जीरा और मिर्च की सुर्खी बुरक कर रखा था। लेखक द्वारा प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर नवाब साहब खीरे की फांकों को एक एक करके होठों तक ले जाते और उन्हें सूंघकर रस स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। वह लेखक को अपनी खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। इससे नवाब साहब का मिथ्या दंभ और दिखावा करने का स्वभाव प्रकट होता है। तो यहाँ ये दोनों प्रश्नों के उत्तर, हम चाहें तो पहले वाला का जो प्रश्न का उत्तर है वो देखें कि किस तरह से उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करके अपने वो लेखक को अपनी खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। और नीचे कि कैसा स्वभाव ये कैसे स्वभाव को प्रकट करता है, तो आगे लिखा है इससे नवाब साहब का मिथ्या दम और दिखावा करने का स्वभाव प्रकट होता है। तो इसको हम अलग पंक्ति, अलग अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा, एक तो क्योंकि खीरे को लेखक के सामने खाकर उनको कहीं ना कहीं लज्जा आ रही थी, संकोच हो रहा था, इसलिए भी वह खिड़की को बाहर फेंककर अपनी नवाबी खानदानी जो तहजीब, नफासत और नजाकत है उसका दिखावा करना चाहते थे। और उनका यह जो स्वभाव है ये झूठा दंभ, अभिमान या दिखावा करने की ओर प्रकट करता है, जो उनके आडंबर को प्रकट करता है। अगला तीसरा जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक में दिया है वो है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर हम करेंगे कि मेरे विचार में बिना विचार, घटना और पात्रों के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि किसी भी कहानी के लिए उसके विचार, घटना या पात्र महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बिना कहानी पूर्ण नहीं होती है। भले ही नवाब साहब खीरे को केवल सूंघकर ही रसास्वादन कर और पेट भरने का दिखावा कर संतुष्ट हो जाएं और पेट से डकार निकालें, लेकिन कहानी को इस तरह नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों, ये बिना विचार, घटना, पात्र
कि क्या कहानी की लिखी जा सकती है। तो आपको पता होगा जब आप कोई कहानी लिखने बैठते हैं तो उसके लिए आप कोई कथ्य यानी कि कोई विचार, कोई घटना या उस कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे उनका होना अत्यंत आवश्यक है। उनके बिना कहानी लिखी ही नहीं जा सकती। तो विचार, घटना, पात्र ही नहीं होंगे तो कहानी कैसे लिख देंगे। तो हम अपने विचार से इसको बताएंगे कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो किसी भी कहानी के मूल तत्व होते हैं जिनके बिना कहानी पूरी नहीं की जा सकती। और भले ही नवाब साहब दिखावा करने के लिए, अपना झूठा नवाबी आडंबर दिखाने के लिए खीरे को सूंघकर और रसास्वादन कर पेट भरने का दिखावा करें, लेकिन कहानी इस तरह नहीं बनाई जा सकती। चौथा प्रश्न जो कि इसमें दिया है कि आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे। तो इसके कई नाम हो सकते हैं। जैसे कुछ हो सकते हैं कि हम इस निबंध को नवाबी दिखावा, झूठी शान या ख्याली भोजन आदि नाम देने चाहेंगे। रचना और अभिव्यक्ति में भी कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति में दिया है, जो कि प्रश्न संख्या 5 क के रूप में दर्शाया है। ये है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो हमने देखा कि नवाब साहब ने खीरा खाने की क्या प्रक्रिया की थी, क्या तैयारी की थी। नवाब साहब ने खीरे के नीचे रखा हुआ तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया था। सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरे को खिड़की के बाहर धोया और धोने के बाद तौलिए से पोंछ लिया था। फिर अपनी जेब से चाकू निकाला और दोनों सिरों को काट कर, यानी खीरे के दोनों सिरों को काट कर और उनको गोद कर, यानी चाकू उनमें गोद कर उनसे झाग निकाला और फिर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी उस पर बुरक कर करीने से, यानी बिल्कुल सलीके से तौलिए पर उनको सजाते गए। तो ये उन्होंने खीरे खाने की तैयारी की थी, जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 में ही दिया है ख के रूप में कि किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो ये बच्चे खुद अपने मन से, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग तैयारी करने का ढंग हो सकता है, तो ये बच्चे अपने आप कर सकते हैं। छठा प्रश्न है कि खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो ये भी विद्यार्थी खोज कर लिखेंगे। इतिहास में ऐसे अनेक नवाब या राजा महाराजा हुए हैं जो किसी न किसी सनक के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक का भी एक नाम दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों ने सनकी और पागल बादशाह तक कहा है। तो वो जैसे कि उन्होंने बार बार अपनी राजधानी का बदलना, मुद्राओं को अलग रूप देना, तो इस तरह के जो नवाब हुए हैं उनमें से किसी एक नवाब के बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी खोजकर इस पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है। सकारात्मक यानी कि जो हित में हो, सबके ठीक हित में हो, लाभदायक हो, अच्छी हो। तो क्या सनक कोई सकारात्मक रूप भी लिए हुए हो सकती है। यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए, यानी कौन कौन सी ऐसी सनक होती हैं। तो इसका उत्तर हम करेंगे जीवन में सनक का केवल नकारात्मक रूप ही नहीं होता, जैसे कि नवाब साहब का नकारात्मक रूप था उनकी सनक का, लेकिन हमेशा ऐसी नहीं होती हैं, बल्कि हमें सकारात्मक रूप देखने को भी मिलता है। हमारे दैनिक जीवन में घर की साफ सफाई करना, दांत साफ करना, मन लगाकर अच्छे अंकों के लिए खूब पढ़ना, खेल कूद में प्रथम आने के लिए जी तोड़ मेहनत करना आदि, और भी न जाने कितनी ऐसी सनक हो सकती हैं जो न केवल अपने लिए अपितु पूरे समाज या अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक हो सकती है। जैसे केवल अपने घर या अपनी ही नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने गांव आदि की सफाई रखने की जो सनक है वो सबके लिए लाभदायक हो सकती है और दूसरों को प्रेरणा भी दे सकती है। इसके अलावा एक अच्छा उदाहरण कि हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये उनकी सकारात्मक सनक की ही थी कि उन्होंने अपनी सनक का उपयोग करके भारत को आज़ादी दिलवाई। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध अपने प्राणों की परवाह किए बिना उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और उनकी आज़ादी के विरुद्ध अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देने, भारत को उनसे मुक्त कराने की जो उनकी सनक थी, दृढ़ निश्चय था, उसी के कारण भारत लंबे समय बाद अंग्रेजों से आज़ाद हो पाया था। इस प्रकार सनक का सकारात्मक रूप सभी के लिए लाभप्रद होता है।
प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक में 8वां प्रश्न क्रियापद छांटने और उनके क्रिया भेद बताने के लिए आया है। आपको बता दें कि जो पद है, पद हम वाक्य के अंतर्गत शब्द को ही कहते हैं। यानी जब शब्द का प्रयोग वाक्यों में हो जाता है तो उस वाक्य का प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। और यह जो प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। यानी ये कह रहा है कि नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इनमें आप क्रियापद को छांटिए और वो कौन सा क्रिया का भेद है वह बताना है। क्रिया के मुख्यतः दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होता है। उन्हीं के आधार पे हम यह क्रिया को पहचान कर उसके भेद बताएंगे। बच्चों, जानकारी के लिए बता दूं कि कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम के व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय नामक एक बिंदु चलता है, व्याकरण बिंदु चलता है, जिसमें पद परिचय में किसी एक व्याकरण बिंदु नहीं अपितु अधिकांशतः व्याकरण बिंदुओं की जानकारी की वह मांग करता है। क्योंकि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि व्याकरण बिंदुओं के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त पदों की पहचान करवाई जाती है। इसलिए ये जो क्रिया भेद और क्रियापद छांटने के लिए हमें दिया है, इनसे हमें क्रियापद छांटना और उनके भेद पहचानने में मदद मिलेगी। बच्चों, एक बात और कि अब यहाँ क्रियापद छांटने के लिए कहा है तो ध्यान रहे कि हिंदी वाक्यों में सामान्यतः जो आप देखते हैं, जो वाक्य के अंत में ही क्रियापद आता है। दूसरी चीज कि संयुक्त वाक्य जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा था कि दो स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। अब वहां पर दो स्वतंत्र वाक्य हैं, इसलिए दोनों वाक्यों में दो क्रियाएं आती हैं जो कि वाक्य के अंत में ही आती हैं सामान्यतः। तो ये बात हमने समझी। तो अब हम समझते हैं अकर्मक और सकर्मक क्या होता है। अकर्मक का अर्थ है कि जब वाक्य में क्रिया अपने कर्म के साथ उपस्थित नहीं है, यानी वाक्य में क्रिया तो है लेकिन उसका कर्म नहीं है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात कर्म रहित क्रिया। दूसरा, सकर्मक क्रिया का तात्पर्य है कि जब वाक्य में क्रिया अपने कर्म के साथ, यानी वाक्य में कर्म भी उपस्थित हो क्रिया के साथ, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात कर्म सहित क्रिया का प्रयोग। अब हम इन वाक्यों को पढ़कर एक एक वाक्य में पूछे गए उत्तर को पहचानेंगे। एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अभी हमने कहा वाक्य के अंत में क्रिया आती है, तो यहाँ बैठे थे क्रिया पद है, तो इसके नीचे हम अगर अंडरलाइन करें तो बैठे थे यह क्रिया है। और चूंकि इसमें कहीं भी कर्म नहीं है, केवल एक सफेद पोश सज्जन के बहुत सुविधा से बैठने की बात की गई है, लेकिन कर्म न होने के कारण यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ वाक्य के अंत में दिखाया तो क्रिया है और क्या नहीं दिखाया, उत्साह। तो उत्साह यहाँ पर कर्म होने से यह सकर्मक क्रिया है, यानी कर्म इसमें आया है। तीसरा वाक्य ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो यहाँ आदत है क्रिया पद बताया, और चूंकि ठाली बैठने का कार्य इसमें हो रहा है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत, तो कल्पना करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कर्म दिया है, अतः सकर्मक क्रिया है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो वाक्य के अंत में खरीदे होंगे क्रिया, और यह इसका कर्म क्या है, खीरे खरीदे होंगे। तो खीरे, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया कर्म मौजूद होने के कारण। अगला वाक्य है दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो हम देखें यहाँ पर अगर दोनों वाक्यों की बात करें तो यहाँ काटे और निकाला दोनों ही क्रियापद है। तो हम अगर वाक्य के अंत की बात करें तो ये इधर, क्योंकि संयुक्त वाक्य है और समुच्चय बोधक से जुड़ा है, तो यहाँ दोनों खीरों के सिर काटे, तो काटे भी क्रियापद है, और इधर निकाला, तो निकाला का यदि हम दें तो निकाला, क्योंकि इसमें झाग निकालने की बात है, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ हमने देखा वाक्य के अंत में क्रियापद को बताकर हम उसके अनुसार इनके
पहचान बताई कि भेद कौन सा है, सकर्मक या अकर्मक में से। अगला जो वाक्य है वह है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ हम देखें तो यह खीरे की फांकों की ओर देखा, तो देखा क्रिया है और इसका यहाँ कर्म मौजूद होने से इसको भी हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। वाक्य के अंत में लेट गए क्रिया है और इस तरह से नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेटना, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है क्योंकि हमने देखा इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक है क्योंकि थककर अपने आप में एक क्रिया है। जेब से चाकू निकाला, तो जेब से चाकू निकाला तो यहाँ क्रिया पद हो गया और क्या निकाला, चाकू, तो चाकू यहाँ कर्म है, अतः यह भी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया होने से कर्म के कारण यहाँ सकर्मक क्रिया हुई। तो ये क्रियापद और उनके भेद थे जो हमने देखे। अब हम कुछ पाठ्य पुस्तक से हटकर पाठ के अंदर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या व्यंग्य किया है? तो उत्तर होगा, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक यशपाल जी ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से नई कहानी पर व्यंग्य किया है। कहानी में एक नवाब साहब और उनके द्वारा खीरे काटकर खिड़की से फेंकने को आधार बनाकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। नवाब साहब सिर्फ खीरे को सूंघकर संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं। यह उनका ढोंग एवं दिखावा है जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार आडंबर और दिखावे का प्रदर्शन कर नई कहानी के लेखक भी बिना विचार, उद्देश्य, पात्र और घटना के मात्र अपनी इच्छा द्वारा कहानी लिख रहे हैं। अतः लेखक ने ऐसे वर्ग पर व्यंग्य किया है। तो यहाँ हमने देखा, इस उत्तर को अगर समझे तो लेखक कहना चाहता है कि नई कहानी, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक धारा है जो नई कहानी को लिखने वाले लेखक हैं वो कुछ इस प्रकार बिना विचार, घटना, पात्र और उद्देश्य के कहानियां केवल अपनी इच्छा मात्र से कहानियां लिखते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से नवाब साहब ने खीरे को बिना खाए ही केवल सूंघने मात्र से उसका स्वाद प्राप्त करने का ढोंग किया और पेट भरने, डकार लेकर पेट भरने का ढोंग किया, ये ठीक वैसा ही है। तो नवाब साहब की भांति नई कहानी के लेखक भी केवल दिखावा कर रहे हैं, बिना विचार, घटना, पात्र, उद्देश्य के ही कहानी लिख डाल रहे हैं, जो कि गलत है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो उत्तर होगा, लखनवी अंदाज कहानी में नवाब साहब खीरे को केवल सूंघकर संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं। यह उनका ढोंग एवं दिखावा है जो कि उचित नहीं है। लेखक ने नवाब साहब के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में मिथ्या दंभ और दिखावापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के दिखावापूर्ण आचरण से हम हंसी के पात्र बन सकते हैं। अतः हमें सदैव सहज एवं स्वाभाविक आचरण करना चाहिए। अगला तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? उत्तर होगा कि हमने देखा पाठ के प्रारंभ में ही लेखक ने कहा कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी। वे भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। वे खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी उठाना चाहते थे। तो हमने वहां देखा था, एक तो वो भीड़ से बचने के लिए, दूसरा एकांत में यात्रा करने से उनको नई कहानी के विषय के बारे में सोचने का समय मिलेगा, और तीसरा वो खिड़की के पास बैठकर खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। ये तीन मुख्य कारण थे जो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। अगला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए? तो लेखक ने देखा कि नवाब साहब खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खाने के स्थान पर सूंघकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बाद में उन्होंने डकार लेकर अपनी तृप्ति यानी पेट भरने का और संतुष्टि दर्शाने का प्रयास भी किया। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि इसी तरह बिना घटना का पात्र और विचारों की कहानी भी लिखी जा सकती है। यानी जिस तरह से बिना खीरे को खाए सूंघकर ही पेट भरने का
ढोंग किया नवाब साहब ने, अगर उसका पेट भर सकता है तो नई कहानी भी लिखी जा सकती है। लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर होगा लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ, क्योंकि पूरे पाठ में देखा हमने नवाब जो इस व्यक्ति है इसमें, तो उसने नवाबी दिखावा, ढोंग या जो प्रदर्शन किया उसका वर्णन है, अतः यह शीर्षक सही है। तो ये प्रश्नों के उत्तर थे। धन्यवाद।